दोस्तों, अब जम्मू कश्मीर में गुलाब सिंह ने डोगरा एम्पायर की नींव रख दी थी। अब इस डोगरा एम्पायर को आप जानते हैं कि डोगरा जो कि हिंदू था, जिसको कि शिवालिक हिंदूज के नाम से जानते हैं, क्योंकि शिवालिक रेंज था वो हिमालय का, इसीलिए उसको शिवालिक हिंदू कहते हैं। ये एक तरह से अल्पमत में था और वहाँ की जो मेजोरिटी जनसंख्या थी वो एक मुस्लिम माइनॉरिटी, जिसे आज आप माइनॉरिटी करते हैं, वो नहीं थे, वो वहाँ की मेजोरिटी में थे। सत्ता का संचालन महाराजा के रूप में एक हिंदू के हाथ में आ गया, जबकि वहाँ का जो सब्जेक्ट था, मीन्स जो जनता होती है वहाँ की, वो एक मुस्लिम था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये किसी भी कंडीशन में अचानक से ब्रिटिश के द्वारा किया गया ये जो व्यवस्थाएं थी, ये सामान्यतया किसी भी व्यक्ति को पसंद नहीं आएगा, लेकिन ये एक थोपी गई व्यवस्था थी और ये व्यवस्था थोप दी गई थी और थोपी हुए व्यवस्था में समस्याएं आना तो तय है। तो यहाँ जनसंख्या के दृष्टिकोण से मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, लेकिन सत्ता के केंद्र में हिंदू का उभर जाना, एक तरह से समझिए कि सत्ता संघर्ष का बीज फिर से बोया चला गया। और क्या हुआ, ये मुद्दा तो हम कभी आगे चल करके चर्चा करेंगे कि ये जिन्हें हम आज मुस्लिम मेजोरिटी के रूप में जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में वो मेजोरिटी में था, वो वास्तविकता में कभी हिंदू हुआ करते थे। वो हिंदू से कैसे मुस्लिम में कन्वर्ट किए, इसकी चर्चा कभी और करते हैं। लेकिन जिस दिन गुलाब सिंह सत्ता में आए, उस दिन की हकीकत ये थी कि उस दिन वहाँ की मेजोरिटी जो थी वो एक मुस्लिम समुदाय के लोग थे। और अब चूंकि आज की परिस्थिति में यह सच है, गुलाब सिंह 75 लाख नानक शाही रुपये में इसे खरीदा था और इसे वसूलने के लिए उसे नए कर प्रणाली को लागू करना था। इसलिए आप किसी तरह का कार्य कर रहे हों, चाहे लेबर हों या व्यवसायी, किसी पेशा में हो या नौकरी में हो, आपके रोज के रोज अपने आय से टैक्स भरना पड़ता था। और यहाँ तक कि अगर आप आग जलाने के लिए लकड़ी और जंगल से काट करके लाते हैं या खाने के लिए पानी से सिंघाड़ा निकालते हैं, तो उनका 2/3 आपको टैक्स के रूप में दे देना पड़ता है। अब आप सोचिए कि जो गरीब जनता जिंदगी जीने के लिए सिंघाड़े निकाल करके पानी से अपने जीवन यापन करना चाहता है, उस सिंघाड़े से भी 2/3 आपको टैक्स के रूप में दे देना पड़ता है। लकड़ी काट करके आप लाते हैं जंगल से, उसमें कोई गैस की व्यवस्था नहीं होती थी। लकड़ी काट के आप लाते हैं और उस लकड़ी को जलाने के लिए जिसे आप फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करेंगे, उसमें से भी 2/3 आपको टैक्स के रूप में दे देना पड़ेगा। यानी टैक्सेशन जो था वो एक कैश के फॉर्मेट ना होकर के एक काइंड के फॉर्मेट में था। मीन्स आपके पास जो है आप उसका हिस्सा दे दें। ये प्रणाली बहुत हाल तक अपने देश में चलती रही है। अगर आप किसान परिवार से हैं और धान और गेहूं की खेती करते हैं, मक्के की खेती करते हैं या किसी तिलहन दलहन की खेती करते हैं, तो आप जानते होंगे कि आपके जो लेबर होते हैं वो आपसे अपने लेबर का जो उनका रेम्यूनरेशन होना चाहिए, उनके जो चार्जेस होने चाहिए, पैसे होने चाहिए, वो आपसे उनके बदले में आपके खेत के अनाज का कुछ हिस्सा ले लेते हैं। ये कोई नई बात नहीं थी, लेकिन ये आपको देना पड़ता था। और यही नहीं, अगर आप शादी करना चाहते हैं कि मेरा परिवार आगे बढ़े, तो भी टैक्स देना पड़ेगा। शादी करने के लिए भी आपको टैक्स देना पड़ता है। हालांकि डोगरा सरकार ने, डोगरा किंगडम ने कश्मीर पंडितों को इस तरह के टैक्स से कुछ छूट दे रखा था। ये छूट देना क्योंकि डोगरा को ये विश्वास था कि ये हमारे लिए विश्वस्त आदमी हैं और ये हिंदू कम्युनिटी के हैं, इनके ऊपर हमें ये टैक्स नहीं लगाना चाहिए। अगर आप जजिया कर को याद करें तो हिंदू बहुत नाराज़ होते थे जब इस तरह का टैक्स लगाया जाता था। जब आपके ऊपर कोई रिलीजियस टैक्स लगाया जाएगा, जब आपके पास मैरिज का टैक्स लगाया जाएगा, तो आप नाराज़ होते। उसी तरह से मुस्लिम समुदाय को भी इस तरह के टैक्सेशन से, अगर एक आप अच्छे सत्ता के केंद्र में हैं और एक अच्छे सुशासन हैं और आपके पास ऑलरेडी मुगल एम्पायर के इतिहास से कुछ सीख मिली हुई है, वैसे स्थिति में गुलाब सिंह ने किस परिस्थिति में या गुलाब सिंह की क्या मजबूरी रही होगी कि इतने हद तक, इतने एक्सट्रीम तक जाकर के टैक्सेशन को लागू किया होगा, ये आप सोच करके खुद समझ सकते हैं। तो कभी कभी आप सौदा कुछ ऐसा कर लेते हैं जिसे कि पूरा करना बहुत टेढ़ी खीर होता है, लेकिन जब आप कदम आगे बढ़ा देते हैं तो कदम पीछे खींचना दिन ब दिन मुश्किल ही होते जाता है। और इस तरह से कश्मीर जो है, सत्ता की शुरुआत से ही वहाँ की जनता के लिए एक त्रस्त होने की व्यवस्था के रूप में उभर कर सामने आया। धन्यवाद दोस्तों। क्या लगता है आपको
ब्रिटिश सरकार जो कि पूरे दुनिया पे एक तरह से काबिज होती जा रही थी, वो जम्मू कश्मीर को एक प्रिंसली स्टेट के रूप में, पूरी इंडिपेंडेंट सत्ता के रूप में क्यों उभारी हो गई? इस प्रश्न पे जब राजनीतिक विश्लेषकों ने समीक्षा करने की कोशिश की, अध्ययन करने की कोशिश की, तो इसमें हमें पता चला कि ये वो दौर था जिस समय की जो रशिया थे उसमें एक कम्युनिज्म का उभार था, और जियोपॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक चेंजेस होने की वजह से ये जो उत्तर का क्षेत्र था, ये जो उत्तरी सीमा था कश्मीर का, जिसमें कि अफगानिस्तान से ऊपर आप चले जाते हैं, इन क्षेत्र में कम्युनिज्म का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था, रशियन हेजेमनी बढ़ते जा रही थी, और ब्रिटिश को लग रहा था कि ये बिल्कुल मेरे बॉर्डर पे आकर के खड़ा हो जाए। तो ब्रिटिश सरकार ने बहुत चालाकी से वहाँ से पैसे भी ले लिया, गुलाब सिंह को उभार भी दिया, और एक सत्ता का एक ऐसा केंद्र बना दिया कि जो ब्रिटिश एम्पायर और जो कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस था उसके बीच का एक बफर स्टेट के रूप में खड़ा कर दिया। हम सभी इस बफर स्टेट को कभी आगे चल करके समझते हैं कि ये बफर स्टेट ब्रिटिश ने क्यों टैक्टफुली इमर्ज किया, और आगे ये भी चल करके देखेंगे कि कश्मीर में उनके द्वारा सहयोग से जिस सत्ता का क्रिएशन हुआ था, जिस सत्ता को केंद्र में लाया गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जाकर के वही सत्ता ने ब्रिटिश को कितनी बड़ी मदद की। यह एक दौर था जब गुलाब सिंह को ब्रिटिश सरकार से सहयोग लेना पड़ा था अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए, और एक ऐसा भी दौर आया जब ब्रिटिश सरकार को ब्रिटिश कैबिनेट में, ब्रिटिश का जो वॉर कैबिनेट था उसमें कश्मीर से महाराजा हरि सिंह को शामिल किया गया था। चलिए इसको आगे चलते हैं। धन्यवाद।